हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ पे आपको आंकड़े सारणी के अंदर दिए गए हैं और उसके बाद में आगे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। इस प्रश्न को मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र देखेंगे, फिर उसके बाद में माध्य निकालेंगे। तो इन दोनों को निकालने के बाद में उनके केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की तुलना करेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आज के इस प्रश्न को मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं। तो चलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे मैं एक बात लिख रहा हूं, उस बात को आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से देखो, इस प्रश्न को आप देखोगे, इसमें आपके ये क्या है, बारंबारता। आपको मुझे बताना है इसमें किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, कौन सी बारंबारता है जो आपके सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे 23 है बारंबारता जो सबसे ज्यादा है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिख देनी है। पहली बात यहाँ पे लिखेंगे, यहां बहुत आसान तरीके से मैं आपको प्रश्न को समझाऊंगा जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो यहां पे लिखेंगे, यहां अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, बारंबारता 23 है, 23 है एवं इसका बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या है, 35 से 45, 35 से 45 है। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लिखा है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उस वर्ग को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। वर्ग का मतलब ये आपके 35 से 45, ये क्या होता है, वर्ग। लेकिन सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है, तो इस वर्ग को हम क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। तो उस बहुलक वर्ग को यहां पे आपको लिख देना है। आई बात समझ में। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको बहुलक का सूत्र सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर लिख देना है। आई बात समझ में, लिख दोगे, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने आपके लिए ये आपके सारणी इस प्रकार से बना दी है। अब इसमें कौन सा F1 है, क्योंकि सूत्र में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यहां पे सूत्र को आप देखोगे तो आपको किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी, L का मान चाहिए, F1 का मान चाहिए, F0 का मान चाहिए, यहाँ पे F1 का मान, यहाँ पे F0, F2, H, इनके मान आपको चाहिए। अब सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, उसके बाद H क्या होता है, L क्या होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो L है, इस L का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे L का मतलब है जो आपके बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे आपको मुझे बताना है बहुलक वर्ग कौन सा था, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा थी उसका वर्ग क्या था, बहुलक वर्ग। उसकी निम्न सीमा, तो यहाँ पे बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा मतलब आपके ये रहा 35 से 45। अब इसकी निम्न सीमा कितनी है, निम्न सीमा मतलब छोटी सीमा, छोटी सीमा कितनी, 35। तो यहाँ पे आपके L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर आपके 35 हो जाएगा। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे आपके F1 आया। अब ये F1 क्या होता है, तो ध्यान से देखो, F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो आपके बहुलक वर्ग है, ये आपके बहुलक वर्ग है, इसकी सबसे ज्यादा आपके बारंबारता क्या है, वो आपके होता है F1। तो यहाँ पे बारंबारता कितनी है इसकी, इसकी बारंबारता है आपके 23। तो यहाँ पे लिखेंगे F1 बराबर हो जाएगा आपके 23, यानी आपके बारंबारता क्या है, 23 है। उसके बाद में देखोगे F0। अभी F0 क्या होता है, तो ध्यान से देखो, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे देखो बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग ये रहा। क्यों है बहुलक वर्ग, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। उसके बाद में कहा जा रहा है बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले, तो यहाँ पे इससे ठीक पहले कौन सा आ रहा है, 21 आ रहा है। तो ये आपके हो जाएगा F0। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपके F0 बराबर आपके कितना हो जाएगा, ठीक पहले कौन आ रहा है, 21। तो ये आपके F0 हो जाएगा 21। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी F2 की, किसकी जरूरत पड़ेगी, F2 की। अब ये F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन सा है, ये रहा आपके 23। क्यों है 23, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बारंबारता है और उसके वर्ग को कहते हैं बहुलक वर्ग। इसके ठीक बाद, यानी इसके ठीक बाद आपके क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, F2 का मान। तो यहां पे लिख देंगे, ये आपके हो जाएगा F2 बराबर आपके कितना हो जाएगा, यहां पे F2 आपके है
14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी h की। ये h क्या होता है? h का मतलब होता है वर्गमाप या फिर कह सकते हो आप वर्ग अंतराल। अब आप मुझे बताइए, इस सारणी को आप देखोगे, इसमें आपके जो आपके वर्ग हैं इनका अंतर कितना है? तो अंतर देखोगे यहाँ पे 5 में 10 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, तो सभी में आपके अंतर हमेशा बहुलक निकालते समय बराबर ही होगा। तो यहाँ पे अंतर कितना है? 10 का है। तो यहाँ पे आपके h का मान क्या हो जाएगा? h का मान सिंपल तरीके से आपको प्राप्त हो गया, कितना है? 10 है। आई बात समझ में? बस आपको सूत्र में इन मानों की ही जरूरत पड़ेगी और आप इस सूत्र को एक बार अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे आपको परीक्षा में तो सिर्फ सूत्र ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है। आई बात समझ में? इसको पता कर लोगे, जल्दी से इस सूत्र को अपनी कॉपी के अंदर लिख दीजिएगा। आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सबसे पहले इस सारणी का क्या निकालते हैं? अब हम बहुलक निकालते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे बहुलक। बहुलक को किससे प्रदर्शित करते हैं? z से। जिस प्रकार से हमने माध्य को किससे लिखता था? x बार से, इसी प्रकार से बहुलक को लिखते हैं z से। उसके बाद में बराबर। अब बहुलक का सूत्र आपको पता होना चाहिए, मेरे साथ बोलिएगा जिससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सूत्र है आपके l प्लस, उसके बाद में है f1 माइनस आपके f0 बटे आपके हो जाएगा 2f1 माइनस f0 माइनस f2, उसके बाद में गुणा में हो जाएगा आपके h। ये आपके बहुलक का सूत्र है। इसमें f1 क्या है, यहाँ पे f0 क्या है, l क्या है, h क्या है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। तो ये आपको अपनी कॉपी के अंदर याद कर लेना है। यहाँ पे आपको उत्तर को लिखते समय, प्रश्न को सोल्व करते समय नहीं लिखना होता है। आई बात समझ में? अब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको इन सभी के मान दे रखे, इसको मान यहाँ पे रखिए और सीधा बहुलक प्राप्त कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बराबर l का मान बताइए क्या? l आपके न्यूनतम सीमा, निम्न सीमा आपके 35, तो यहाँ पे 35 प्लस आपके f1 का मान आपके है 23 माइनस f0 क्या है? f0 ये रहा 21, उसके बाद में भाग का चिन्ह, फिर आपके 2 की जगह 2 हो जाएगा गुणा f1 का मान क्या है? f1 का मान ये रहा 23, उसके बाद में माइनस का चिन्ह, फिर आपके यहाँ पे f0 ये रहा आपके 21, उसके बाद माइनस f2 कितना है? 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 गुणा में आपके h का मान ये रहा आपके वर्ग अंतराल कितना है? 10 का, तो ये आपके हो जाएगा 10। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करना है। तो यहाँ पे 35 प्लस, अब यहाँ पे 23 में से 21 कटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद 2 का गुणा 23 से, तो ये आपके 46 हो जाएगा। अब इन दोनों माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो 4 और 1 आपके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 और 2 आपके 3, तो ये माइनस के 35 हो जाएंगे। और उसके बाद में गुणा में आपके क्या है? 10। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं, 35, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे 10 का गुणा 2 से 20 हो जाएगा बटे, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 46 में से 35 को घटाना है, तो शेष आपके बचेगा 11। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 35 प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है? 11 का भाग देना है आपको 20 के अंदर। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे भाग दे देते हैं 20। अब इसमें 11 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, 11 घटा देंगे, कितना बचा? 9 बचा। अब यहाँ पे 11 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा आपके 90। अब 90 में कितने बार जाएगा? 8 बार, कितना हो जाएगा? 88। घटा देंगे, शेष आपके कितने बचे? 2 शेष आपके बच जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0। फिर आपके 11 का भाग कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। अब पॉइंट के 2 स्थान बात करना चाहो, 2 स्थान बात कर लो, आगे और करना चाहो और भी आप आगे कर सकते हो, लेकिन पॉइंट के 2 स्थान बात तक ठीक ही है। तो यहाँ पे आपके भाग कितने बार गया? 11 का 1.81, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.81। अब सिंपल तरीके से इसकी आपको जोड़ करनी है, जोड़ कर दो। यहाँ पे पॉइंट से पहले वाली संख्या है, ये भी बिना पॉइंट के, उन संख्या को जोड़ दो, तो ये आपके 35 और 1 आपके हो जाएगा 36, पॉइंट आपके कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। कुछ किताबों में आप देखोगे तो वहां पे लास्ट में उत्तर लिखा हुआ है 36.8, 1 नहीं लिखा हुआ। आप 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, लिखोगे तो भी गलत नहीं है और नहीं लिखोगे तो भी आपके प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बहुलक कितना प्राप्त हो गया? 36.81 प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुलक बराबर 36.81 वर्ष है। ये आपने बहुलक निकाल दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको आगे किसका मान निकालना है? आगे आपको निकालना है माध्य। ये जो आपको सारणी दे रखी है
इस सारणी को इस प्रकार से बनाया गया। आपको इस सारणी को खड़ी सारणी बनाना है और उसके बाद में इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पे माध्य की कौन सी विधि लगी, क्योंकि माध्य निकालने के लिए टोटल 3 विधियां, 3 विधियों में से इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके कौन सी विधि लगने वाली। तो सबसे पहले देखो आंकड़ों को, ये आंकड़े क्या है 20 से थोड़े ज्यादा है, तो यहाँ पे 20 तक के आंकड़ों को सॉल्व करने के लिए आपको प्रत्यक्ष विधि निकालनी होती है। और उसके बाद में यदि 20 से आसपास है या थोड़े बड़े हैं तो आपको कौन सी माध्य निकालने के लिए विधि यूज करनी है, कल्पित माध्य विधि से इसका हम माध्य निकालने वाले हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न पूछा गया था उसका हम माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य। अब माध्य निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको टेबल दी गई इस प्रकार से आपको खड़ी टेबल बना देना है। तो सबसे पहला बॉक्स है उसमें है आयु वर्षों में, तो यहाँ पे लिख देंगे आयु वर्षों में, आई बात समझ में। और उसके बाद में यहाँ पे आपको आयु वर्षों में क्या दे रखी है, यहाँ पे टेबल बनी हुई है, इस टेबल को यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पे जो मान है उस मानों को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले 5 से 15, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, 10 का गैप है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से ये आपके 15 हो जाएगा, फिर आपके 15 से क्या हो जाएगा 25, फिर 25 से 35, 10 का गैप है, 10 जोड़ना है, फिर 35 से 10 जोड़ेंगे 45, फिर 45 में 10 जोड़ेंगे 55, फिर आप 55 में क्या करोगे 10 जोड़ोगे तो ये आपके 65 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऊपर आयु वर्षों में सारणी का मान लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना आपको रोगियों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर रोगियों की संख्या। बहुत ही सरल प्रश्न है। अब ये रोगियों की संख्या ये आपके क्या बारंबार था, तो इसको हम लिखेंगे F1। अब F1 का मान आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखोगे 6, 11, 21, 23, 14, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, 11, 21, फिर आपके है 23, फिर आपके 14 और फिर आपको 5 दिया गया है। आई बात समझ में, ये आपने रोगियों की संख्या लिख दी। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है आपके मध्य बिंदु या फिर वर्ग चिन्ह, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को किससे लिख सकते हैं, एक्स आई से, तो यहाँ पे एक्स आई लिख देंगे। अब मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना। बहुत सिंपल है, 15 में 5 जोड़ेंगे आपके कितना 20, 20 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद में आपको पता है इसमें वर्ग अंतराल कितना 10 का है, तो इन सभी में आपको 10 जोड़ते जाना है। 10 में 10 जोड़ेंगे आपके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में 10 30, फिर 40, फिर 50 और फिर आपके 60 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने मध्य बिंदु निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको कल्पित माध्य विधि से इस प्रश्न का माध्य निकालने वाले तो आपको जरूरत पड़ेगी डी की। डी का मान कैसे निकलेगा, तो आपको पता है डी का मान निकालने के लिए एक्स आई में से ए को घटा देना। अभी ए क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपको मध्य बिंदु दिया गया इस मध्य बिंदु में जो आपके बीच का मान होता है उसको आपको ए मानना है, यानी कल्पित माध्य बिंदु मानना है। तो यहाँ पे देखो 3 ऊपर है 3 नीचे, तो यहाँ पे आपके बीच में कोई संख्या एग्जैक्ट नहीं आ रही, तो आप चाहो तो एक स्टेप ऊपर वाला ले सकते हो या फिर आप नीचे वाला ए को मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक ऊपर मान लेता हूँ 30 को, तो यहाँ पे ए बराबर आपके ले लिया मैंने 30। आप चाहो तो 10 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, कुछ भी लोगे, प्रश्न का उत्तर हमेशा सही होगा। यहाँ पे मैंने ए बराबर ले लिया 30। अब सिंपल तरीके से डी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले डी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपके 10 है एक्स आई का मान, उसमें से आपको ए घटाना है। ए आपके कितना है 30, तो यहाँ पे 30 करेंगे बराबर। अब यहाँ पे 30 में से 10 घटाओगे शेष बचेंगे 20, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 20। उसके बाद में देखो 20 माइनस 30 बराबर। अब यहाँ पे देखो 20 में से 30 घटाने तो यहाँ पे माइनस के 10 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। फिर आगे देखो 30 में से 30 घटेंगे शेष आपके 0 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में 40 में से 30 घटेंगे तो ये आपके प्लस के 10 प्राप्त हो जाएंगे। फिर आपके 50 में से 30 घटेंगे शेष आपके बच जाएगा 20 बच जाएगा। उसके बाद में 60 में से 30 घटेंगे तो शेष आपके कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है एफ आई का गुणा डी आई से करना है। तो सिंपल तरीके से ये आपके डी आई का मान, ये आपके एफ आई का मान, इन दोनों का आपको सिंपल तरीके से गुणा करना है। आइए गुणा करते हैं। माइनस के 20 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 का गुणा 2 से 12 और पीछे आपके 0 है, आगे माइनस है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद में देखो माइनस के 10 का गुणा 11 से करेंगे तो यहाँ पे 11 × 110 होता है, तो ये 110, आगे चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 0 का गुणा 21 से करेंगे तो ये आपके 0 हो जाएगा। उसके बाद में देखोगे 10 का गुणा 23 से करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 230 हो जाएगा। उसके बाद में 20 का गुणा 14 से करेंगे तो 14 का गुणा 2 से 14 दूनी 28 और पीछे 0 हो जाएगा तो ये आपके
80 हो जाएगा। उसके बाद में 30 का गुणा 5 से करेंगे, 5 का गुणा 3 से 15 और पीछे आपके एक 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये मान लिख दिए। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल बना देना है। तो आइए सिंपल तरीके से हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल बना देते हैं और उसके बाद में हम आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने टेबल बना दिए। आपको भी इसी प्रकार से बोर्ड की कॉपी में भी प्रश्न को सोल्व करते समय टेबल को बनानी है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सूत्र में आपको जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई के मानों की। तो यहाँ पे कर देते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब जोड़ करना और एफ आई मतलब इस एफ आई के मानों की आपको जोड़ करनी। आइए जोड़ करते हैं। सबसे पहले इन सभी की आपको जल्दी से मुझे जोड़ करके बताना कितना उत्तर आएगा। कर दो जोड़। कर दिया जोड़, बहुत अच्छी बात है। इस जोड़ को आप आसानी से कर सकते हो। इन सभी को जोड़ोगे तो आपको मान प्राप्त होगा 80। कितना प्राप्त होगा? 80। उसके बाद में आपको जोड़ करनी इनकी, तो यहाँ पे जोड़ कर देते हैं। यहाँ पे आपको सिग्मा एफ आई डी आई के मान की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले माइनस वाली संख्या को जोड़ दो तो ये आपके हो जाएगा 120 और 110 कितना हो जाएगा, ये आपके 230 हो जाएगा। ये माइनस की संख्या 230 और ये आपके प्लस के 230, तो ये दोनों तो आपके कट जाएंगे। शेष आपके प्लस वाले संख्या बची है, इनको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे जल्दी से जोड़ दो। 0 में 0 जोड़ा 0, उसके बाद में 8 और 5 13, हासिल का 1 चला जाएगा, 3 और 1 आपके 4। तो ये आपके मान प्राप्त हो गया सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 430 आपको मान प्राप्त हो गया। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे माध्य का सूत्र लगाकर सीधा हम इस प्रश्न का आसानी से माध्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य, माध्य को x बार से लिख सकते हैं। x बार बराबर, अब यहाँ पे कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे आपके होता है सिग्मा एफ आई। अब आप मुझे बताइए a का मान क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे a का मान हमने लिया 30, तो यहाँ पे 30, उसके बाद में प्लस, अब सिग्मा एफ आई डी आई ये आपके कितना है 430, तो ये आपके 430 हो जाएगा। उसके बाद में बटा, अब उसके बाद में सिग्मा एफ आई का मान 80, तो यहाँ पे लिख देंगे 80। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करना है, 30, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको 43 के अंदर 8 का भाग देना है। तो यहाँ पे मैं भाग दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे 43 और इसके अंदर हम भाग देंगे 8 का। अब देखो 8 का भाग कितने बार जाएगा, 8 पंजे 40, 5 बार जाएगा, यहाँ पे 40। अब 40 घटा दो तो यहाँ पे आपके शेष बचेगा 3। अब यहाँ पे भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव और यहाँ पे लग जाएगा 0। अब 8 का भाग, 8 एक मार 8 2 16, 8 3 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 घटा देंगे, 24 घटाने पर शेष आपके कितना बचा, शेष आपके यहाँ पे 6 बचा। अब आगे भाग कितने बार जाएगा, तो ये आपके 60 हो जाएगा। 60 में 8 7 56, तो कितने बार जाएगा, 7 बार। तो यहाँ पे 8 7 56 हो जाएगा। तो ये आपके 7 बार भाग गया, शेष बचा आपके 0। उसके बाद में यहाँ पे दशमलव के बाद में 0 लग जाता है। तो 8 का भाग आपके कितने बार जाएगा, 40 में 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके 8 का भाग टोटल कितने बार गया है, यहाँ पे 5.375। तो यही बात यहाँ पे हम लिख देंगे। भाग देने पर आपको मान प्राप्त हो है 5.375 हो जाएगा। अब इसकी सिंपल तरीके से आपको जोड़ करनी है। तो यहाँ पे जोड़ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट से पहले वाली संख्या को जोड़ दो, 30 और 5 आपके 35 हो जाएगा। और फिर आपके दशमलव वाली संख्या को यहाँ पे लिख दो। तो इस प्रकार से हमें माध्य प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः माध्य बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ है, 35.375 है। अब ध्यान से देखो, ये अभी तक आपके प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ। प्रश्न में आपको आगे और प्रश्न पूछा गया था। आगे आपको कहा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या करनी है। तो ध्यान से देखो, आपको तुलना और व्याख्या कैसे करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे व्याख्या। और व्याख्या कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको दोनों मानों को यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहला मान क्या था, बहुलक। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक। बहुलक आपको कितना प्राप्त हुआ था, बहुलक आपको प्राप्त हुआ था, यहाँ पे आप देखोगे बहुलक मैं बता देता हूँ। बहुलक आपको प्राप्त हुआ था 36.81। तो यहाँ पे लिख देंगे 36.81 वर्ष, यहाँ पे लिख देते हैं 36.81 वर्ष। और उसके बाद में तथा जो आपके दूसरा माध्य था, वो आपको माध्य कितना प्राप्त हुआ था। अब माध्य अभी हमने निकाला था, यहाँ पे आप देख सकते हो माध्य कितना है, ये आपके माध्य 35.375 वर्ष है। आई बात सामने। अब आपको प्रश्न पूछा गया था, दोनों केंद्रीय प्रवृत्तों की मापों की तुलना कीजिए। तो ध्यान से देखो, तुलना करना मतलब आपको देखना है इन दोनों को। देखिएगा यहाँ पे बहुलक क्या होता है, बहुलक आपके माध्य से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो, माध्य क्या होता है, माध्य आपके जितने भी आपके यहाँ पे रोगी दिए थे, उन सभी की आपके औसत आयु क्या है,
औसत आयु है, जबकि यहाँ पे रोगियों की ज्यादातर रोगी किस आयु वर्ग के, तो यहाँ पे देखो टेबल के अंदर ज्यादातर जो आपके रोगी है वो आपके 35 से यहाँ पे आपके 45 वर्ष के, सबसे ज्यादा रोगी आपके किस आयु वर्ग के, तो 35 से 45, ये तो आपके होता है बहुलक। और आपसे पूछा जाए इन सभी जो रोगी हैं उनकी औसत आयु होती है ना, वो होता है आपके माध्य। औसत आयु क्या होता है, माध्य होता है। अब यही बात आपको यहां पे लिखनी है, तो यहां पे हम लिखेंगे इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ज्यादातर रोगियों की आयु बराबर कितनी है, ज्यादातर रोगियों की आयु मतलब आपको बहुलक पूछ रहा है, बहुलक कितना है 36.81 वर्ष है, जबकि सभी रोगियों की औसत आयु बराबर कितनी है 35.375 वर्ष है। ANS यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल था। सबसे पहले आपको बहुलक निकालना था और उसके बाद में आपको माध्य निकालना था और उसके बाद में आपको व्याख्या करनी थी कि माध्य और बहुलक होता क्या है। तो आपको आंकड़ों से स्पष्ट होता है ज्यादातर जो आपके रोगियों की आयु थी वो आपके बहुलक होता है। बहुलक कितना था 36.81 वर्ष थे, वो आपके ज्यादातर इस आयु के रोगी थे। और सभी रोगियों की औसत आयु पूछी जाए तो ये आपके औसत आयु थी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।